बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसल तालीमात रहती दुनिया तक निज़ाम और इंसानों के लिए मशअल राह हैं। उधर गुस्ताखाना खाकों का मामला, मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह, शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुल्की सियासत में मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला, अय्याज सादिक का बयान पीडीएम के बयानिए के लिए किस हद तक नुकसानदेह, ऑपोजिशन क्या इस बयानिए पर ऑफिशियली माफ़ी मांगेगी? हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज, जबकि पाकिस्तान में माहीगिरी की सनत जवाल पजीरी का शिकार। पाकिस्तान सी फूड से ज़र मुबादला कमाने में नाकाम क्यों? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और आज का दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत बासादत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था। जहां जहां पर मुसलमान मौजूद थे, ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। और आज का दिन बहुत अहम है। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना पैगाम जारी किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के हवाले से कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना होगा। उम्मत मुसलमा को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों से मुनव्वर करने और कायनात के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ न लाने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का अहाता अल्फाज में मुमकिन तो नहीं है, लेकिन पुरनूर ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर हम रोशनी ज़रूर डाल सकते हैं। और आज इस सेगमेंट में हम डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक मदीने की रियासत से तशबीह दी जाती है कि पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाया जाएगा। हम किन ग्राउंड्स पर अभी भी लैग करते हैं, क्यों हम नहीं मदीने की रियासत का तसव्वुर नहीं लेकर आ पाते? पूरी दुनिया ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से सीखा, उनके पहलुओं पर नजर रखते हुए तरक्की की है। इस पर बात करूंगा। साथ ही साथ आजकल मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, गुस्ताखाना खाकों का जो वाकया हुआ है, इस पर बात करेंगे कि मुस्लिम उम्मा के तौर पर पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, तमाम मुस्लिम ममालिक को किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए, क्या लाहे अमल होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की मुनासबत से ही आपके जानना चाहूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस तरह से हमारे लिए कामिल नमूना है, और हम कहां पर लैग करते हैं कि फलाही रियासत जो हकीकी मायनों में हम हासिल नहीं कर पाते, क़याम अमल में नहीं आ पाता, किन पहलुओं पर मजीद काम करने की हमें जरूरत है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल के इस इंतहाई मुक़द्दस महीने और इन अय्याम के हवाले से मुबारकबाद पेश करूँगा। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, सवाल मेरा ख़्याल है मुबहम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर उसवे हसना बनाकर, नमूने अमल बनाकर भेजा। आपकी ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी के दो बुनियादी मकासद हैं। एक मकसद इंसानों को आपकी तरबियत मुहैया करना है, ताकि हर इंसान अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उससे जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, उन तमाम मामलात में वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा, नमूना और काबिल तक़लीद एक हैसियत देकर अपनी ज़िंदगी को उस सांचे में ढालने की कोशिश करे जो सांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसको हम उसवा और सीरत नबी कहते हैं। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और बेसत का जो बुनियादी तरीन मकसद है, वो ये है कि बनीनो आदम को अल्लाह से मिलाकर इंसानी आबादी और इंसानी मुआशरे में, यानी ज़मीन के ऊपर एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो निज़ाम अल्लाह की हाकिमियत से इबारत हो, जिस निज़ाम में जालिम और मज़लूम एक लाठी से ना हाँके जाएं, जिस निज़ाम में अल्लाह के अदल की तस्वीर नज़र आए उस पूरे सिस्टम और उस पूरे निज़ाम में। ये जो दूसरा पहलू है, ये इंसानी ज़िंदगी का इज्तिमाई पहलू है, माशरती पहलू है। पहले वाले पहलू में इंसान मिनहे से बाप, मिनहे से शोहर, मिनहे से बेटा, मिनहे से बेटी, मिनहे से दोस्त, मिनहे से हमसाया, मिनहे से शहरी, मिनहे से एक इंसान अपने आप को उस सांचे में ढालता है जिस सांचे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढल कर अल्लाह की तरफ से तशरीफ़ लाए हुए थे।
यानी उसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से है कि वह नमाज कैसे पढ़े, रोज़ा कैसे रखे, इंसानों से बिहेव कैसे करे, बच्चों से सलूक कैसा हो, ख़वातीन से सलूक कैसा हो, बड़ों से सलूक कैसा हो, दुश्मन से सलूक कैसा हो, दोस्त से सलूक कैसा हो, तिजारत का उसलूब क्या हो, इबादत के उसलूब क्या हो, अल्लाह से तौर तरीक़ा कैसा होना चाहिए, उबूदियत और बंदगी कैसे करनी चाहिए, मखलूक खुदा की खिदमत कैसी करनी चाहिए, सोना कैसा चाहिए, उठना कैसा चाहिए, जागना कैसा चाहिए, खाना कैसे चाहिए, पीना कैसा चाहिए, चलना कैसा चाहिए, बोलना कैसा चाहिए। आप बहुत ये बेहतर वो तरीके तमाम से के तमाम तर उमूर हैं। औसाफ इसके बयान अलावा कर रहे हैं। और हज़ारों पहलू जो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में उसके लिए एक सांचे की शक्ल में नबी करीम लेकर आए, और कुरान ने कहा लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। लेकिन जब आप इज्तिमाई पहलुओं में जाते हैं तो फिर वहाँ पर नबी करीम ने एक निज़ाम दिया है। वो निज़ाम लोगों की इनफरादी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नहीं है, वो लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। इज्तिमाई ज़िंदगी में यानी जब एक इंसानी माशरा तश्कील पाता है तो उस माशरे के खद्दोखाल क्या होने चाहिए, उस माशरे में अदल का निज़ाम कैसा होना चाहिए, उस माशरे में मुक़न्नना का निज़ाम, कानून साजी का निज़ाम कैसा होना चाहिए, उस माशरे में जो हुकूमती निज़ाम है, हुकूमत की अमलदारी है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो कैसी होनी चाहिए, हुक्मरान को किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, हुक्मरान को आवाम के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना अलामा चाहिए। साहब, मैं चाहूँगा आप इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि मुआशरे में जो अनारकी है, मुआशरे में जो इंतशार है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और बतौर कौम हम किस तरह से ख़ुद को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। देखिए, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इज्तिमाई निज़ाम की बात करेंगे तो वो आपको एक जामे निज़ाम लगेगा। वो जामे निज़ाम जहाँ पर ज़ालिमों को उस निज़ाम का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं है, मज़लूम उस निज़ाम में मज़लूम कभी भी नहीं होता, अदल उस निज़ाम में हाकिम है, वहाँ पर किसी को जबर करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर कोई शख्स मजबूर नहीं है, वहाँ पर हाकिम और महकूम दोनों एक ही सफ़ में खड़े और बराबर का हक रखते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पर जिसके हाथ में बैतुल-माल की चाबी है उसको बैतुल-माल में तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं है, इसलिए कि बैतुल-माल अवाम का हक है और वो सिर्फ और सिर्फ एक अमानतदार के तौर पर चाबी उसके हाथ में दी गई है। लिहाजा वो अगर अपने हक से एक पैसा ज़्यादा लेता है तो वो चोर महसूब होगा और उसके हाथ काटे जाएंगे। यानी वो एक ऐसा निज़ाम है जो आपको बताता है कि इज्तिमाई ज़िंदगी में जुल्म को कैसे ख़त्म किया जाए, अनारकी को कैसे ख़त्म किया जाए, इख्तलाफ को कैसे ख़त्म किया जाए, सूद के बग़ैर किस तरह से एक गरीब तक उसका फ़ायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से बाज़ार में प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए ताकि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें और ज़ालिमाना निज़ाम का हिस्सा न बने, रबवी निज़ाम को किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है। आपको उस पूरे सिस्टम के अंदर मईशत से लेकर इज्तिमाई मामलात तक, दुश्मन के मामले में दिफा से लेकर शहरी और मुल्की नज़्म व नस्क़ के निफाज तक तमाम उमूर में आपको एक आदिलाना, एक जामे, एक इंसान दोस्त वो निज़ाम नज़र आता है जो एक माशरे की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी इस पर भी राय जानना चाहूँगा कि मुसलमानों के जज्बात को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात से पूरी मुस्लिम दुनिया इससे मुस्तरब है, पाकिस्तान में भी आवाज़ एहतजाज बुलंद हो रही है, इसमें अब मुसलमानों के पास क्या है करने को, क्या करना चाहिए मुसलमानों को? देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक तहजीबी और कल्चरल जंग है मसीहियत की तहजीब, तो में ये कहना चाहिए मज़हब की तहजीब है ही नहीं है, ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि ये मगरबी नंगी तहजीब और इस्लामी, कुरानी, इलाही और मोहम्मदी तहजीब के दरमियान एक जंग है। इस जंग की बुनियाद ये है कि मगरिब के अंदर इस वक्त इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और क्रिश्चियनिटी का ख़ात्मा होता चला जा रहा है। अगले आने वाले बरसों में
इस्लाम गालिब होता हुआ उनको नज़र आ रहा है और उनका अपना कल्चर मगलूब होता हुआ उनको नज़र आ रहा है। मगरिब के अंदर ख़ानदानी इकाई तबाह हो चुकी है, मगरिब के अंदर सुकून की ज़िंदगी मौजूद नहीं है, मगरिब के अंदर इंसान को पैसा कमाने की मशीन बना दिया गया है जो पैसा कमाता है और अपनी पेट की ख्वाहिशात को पूरा करता है, लेकिन उसकी रूह की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। अब जब एक ऐसा माशरा तश्कील पाता है तो उस माशरे से खुदा गायब कर दिया जाता है, खुदा की उबूदियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इस वक्त फ्रांस हो, जर्मनी हो या डेनमार्क हो या अमेरिका हो या हॉलैंड हो या कोई और मुल्क, आप अगर इंटरनेट पे जाकर भी सर्च करें तो आपको ये पता चल जाएगा बड़ी वजाहत के साथ कि इस वक्त पूरे मगरिब के अंदर सबसे तेज़ी से ज़्यादा फैलता हुआ दीन वो इस्लाम का दीन है और यही इस्लाम का फैलता हुआ रुझान उनके लिए एक खौफ की अलामत है। अब उन्होंने इसका रास्ता रोकना है। इसका रास्ता रोकने के लिए क्या किया जाए? चूँकि अगर इस्लाम फैलता है तो सहयूनियत ख़त्म हो जाती है, सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा हो जाता है, उनके तमाम कल्चर और तमाम तमद्दुन की बसात लपेट ली जाती है। तो उसके लिए उन्होंने चंद रास्ते निकाले हुए हैं। उन रस्तों में से एक ये है कि मुस्लिम ममालिक को जंगों का मरकज़ इस तरह से बना दो कि मुसलमान को कत्ल करे, असलहा यूरोप का और मगरबी दुनिया का हो, लेकिन खून मुसलमान अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई कि इस्लाम बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, मगरिब में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये सिर्फ मगरिब की साजिश हो सकती है इस्लाम को ख़त्म करने की, मुसलमानों को कमज़ोर करने की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मजहबी स्कॉलर है, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी सियासत में जो मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला चल निकला है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आए रोज पाकिस्तानी सियासत में एक नया तनाज़ा सामने आ रहा है। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने थे, लेकिन अब अपोजिशन पाकिस्तान के ही सामने आ गई है, मुल्क के सामने आ गया। कभी डॉन लीग्स, कभी खलाई मखलूक, कभी सिविलियन बालादस्ती की आड़ में रियासती इदारों पर तनक़ीद, तो कभी आज़ाद बलोचिस्तान का नारा, कभी उर्दू ज़बान की तौहीन, तो कभी सरहदी बाढ़ को ख़त्म करने का मुतालबा। यही नहीं, कभी मुल्क की दिफा और सलामती पर हमला, तो कभी फैक्ट कवानीन की मुखालफत, कभी हुकूमत पर सकूत कश्मीर का इल्ज़ाम, तो कभी कुलभूषण को NRO देने का बयान। नवाज शरीफ साहब पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे थे, लेकिन अब उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो एंटी पाकिस्तान बयानिया में तब्दील होता नजर आ रहा है। लीगी क़यादत की जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुखालफत थी वो पाकिस्तान के मफादात की मुखालफत में तब्दील होती नजर आ रही है। सिर्फ नवाज शरीफ की तरफ से इस तरह के बयान पहले सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो लीगी रहनुमा है वो अपने कायद से भी 2 कदम आगे हैं। 2 रोज़ पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की जनब से कौमी असम्बली में एक मुतनाज़ा बयान दिया गया था और वो बयान इतना ज़्यादा मुतनाज़ा था कि गुज़िश्ता रोज़ DGI SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उन्होंने इस बयान को कौमी सलामती की तारीख को मस्ख करने की कोशिश और इजहार अफसोस किया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने इस बयान को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन की रिहाई को दिफाई ताकत और फतह से तशबीह भी दी। जबकि आलमी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि 27 अक्टूबर को जो मार्का था उसमें पाकिस्तान ने दुश्मन को नाको चने चबवाए थे और खित्ते के अमन के फरोग के लिए अभिनंदन को रिहा किया था। अयाज सादिक ने इस पर वजाहत कर दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुर्खी का सामना जरूर करना पड़ा है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी कहा है कि वो इस बात पर मुआफी मांगे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अयाज सादिक के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सवाल यह भी है कि क्या भारत का यह बयानिया PDM का बयानिया बन चुका है। सवाल यह भी है कि कौमी सलामती के खिलाफ मुसलसल जो बयानात आ रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लग सकती है और पाकिस्तान की सियासत में संजीदगी कब आएगी, सबसे अहम सवाल यह है। इस पर हम बात करेंगे। एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं जमील फारूकी साहब, वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, अमूमन मुल्क की सियासत में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, हर दौर में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, सियासी दर्जात में तब्दीली आती है, लेकिन जिस तरह से प्रेशर राइज कर रहा है, क्या हम उस टेम्परेचर से बहुत आगे जा रहे हैं? आगे से ज्यादा अब तो मामला अपनी मुल्क की सालमियत और रियासती इदारों पर हमला करने का है। जो कुछ पिछले 15 दिन में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये एंटी स्टेट बयानिया नहीं है, ये तो सीधा सीधा मुल्की इदारों और मुल्क के रियासती दिफाई इदारों पर हमला है।
मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले गुजरांवाला में खिताब करते हुए बराह रास्त आर्मी चीफ के ऊपर हर्जत सराई की। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा वैस नूरानी साहब ने आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, फिर माजरत कर ली। उसके बाद सेनेटर अताउर रहमान साहब ने जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बबांगे दोहल कहा कि दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है, और उसके बाद अयाज सादिक साहब ने कहकर माजरत कर ली। तो ये बातें महज इत्तेफाक या स्लिप ऑफ टंग तो हो नहीं सकती। तो जब स्लिप ऑफ टंग नहीं है तो यकीनन एक सोची समझी प्लानिंग के साथ मामलात को इस तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वो उसकी वजह क्या हो सकती है? आपको पता है कि जब भी प्रेशर कुकर प्रेशर डेवलप करता है, कोई चीज कुक होने जा रही होती है, तो उसके लिए पहले पूरा माहौल डेवलप किया जाता है। तो ये माहौल डेवलप किया पीएमएलएन ने। उसकी वजह क्या थी? मेरी नाकिस राय के मुताबिक जब पीएमएलएन के लीडर यानी मियां नवाज शरीफ साहब को यह अंदाजा हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लोज टाइज में हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और शहबाज शरीफ किसी भी तौर कोई बड़ी पोजीशन आने वाले दिनों में गेन कर सकते हैं, तो ये सरिश्त में है मियां नवाज शरीफ साहब के कि वो अपने खानदान के किसी और बंदे को ऊपर आता हुआ देख नहीं सकते। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो पिदरशाही है ये अपने खानदान तक महदूद रहे। मरियम नवाज को कोई मौका मिल जाए या मरियम नवाज के साहबजादे को कोई मौका मिल जाए, लेकिन वो कतई नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ के पास ये तमाम चीजें इनकलकेट करें या उनको ट्रांसमिट हों। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले खुद हमला किया। उसके बाद जब उनको इल्म हुआ है कि अयाज सादिक अब इस पोजीशन में है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोज टाइज में है, फिर उनसे हमला करवाया, फिर जेयूआईफे के लोगों से हमला करवाया। तो ये बराह रास्त किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? तो बराह रास्त यकीनन जो फिर बयान दिया गया है अयाज सादिक साहब की, अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो वो अमूमन इस तरह के बयानात नहीं देते। अयाज सादिक साहब एक इंतहाई जो है वो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत कंसीडर किए जाते रहे हैं, इस तरह के बयानात उनकी तरफ से कभी सामने आए नहीं है। तो क्या फिर ये क़यादत के साथ मशवरे के साथ ये सब कुछ हुआ है? एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इसको लिया जा सकता है? एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ही लिया जाना चाहिए। देखे ना, ये चेन ऑफ इवेंट्स है। चेन ऑफ इवेंट्स पहले पार्टी कायद की तरफ से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर उन्हीं का इत्तेहादी एक पीडीएम का वो आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है। उससे पहले उनका दामाद मज़ार कायद के ऊपर खड़े होकर क्या बात करता है वो सबको पता है, कराची वाला वाकया होता है। उसके बाद उनका ही इत्तेहादी पीडीएम का एक सेनेट के अंदर खड़े होकर आपके मुल्की रियासती दिफाई इदारों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। उसके बाद फिर अयाज सादिक साहब जो फॉर्मर स्पीकर कौमी असेंबली है और बड़ी डिसेंट और सोबर शख्सियत है, उनके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है भाई, ये प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, इनके ऊपर बाकायदा डिस्कशन होती है। और मजे की बात ये है, अयाज सादिक साहब नादिम हैं तो सिर्फ एक आध जुमले पर हैं, बाकी तो बात वो वही कर रहे हैं। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक और बात कह डाली, उन्होंने कहा कि जी अगर अयाज सादिक ने गलत किया है वो माफी मांगे तो फवाद चौधरी भी माफी मांगे। मैं हैरान होता हूं कि हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद जो लोग शर्मिंदा नहीं होते और सामने वाले से कहते हैं कि आपने ये बात की तो आप माफी मांगे। मैं फवाद चौधरी साहब का बयान सुन रहा था पुलवामा के हवाले से, मैं तो कहता हूं कि फवाद ने एक स्मार्ट मूव खेला है। इतना बड़ा आपके साबिक कौमी असेंबली के स्पीकर ने एक गैप पैदा कर दिया था और इंडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो खुलकर खेले। उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर एक जबरदस्त स्मार्ट मूव करते हुए उनकी तोपों का रुख किसी और तरफ कर दिया कि इसी तरह ही होता है ना। इंडिया अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक, जाली एयर स्ट्राइक का ड्रामा रचाकर उसके ऊपर इतरा सकता है और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का पूरा फायदा उठा सकता है, तो व्हाई नॉट आवर लीडर्स? तो हमें भी तो इस पर पॉजिटिवली सोचना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि वो एक सरिश्त में है चीज कि जब चीज मनफी है तो उसको मुस्बत लिया जाए, जी ये मिन्नतें करते हैं, और जब कोई मुस्बत कर रहा हो तो उसको मनफी लिया जाए। लेकिन जमील साहब, देयर इज अनदर फैक्ट, मान जाए उनको देयर इज अनदर फैक्ट कि इमरान मोदी का यार है, मोदी की रूह आ गई है। कोई कहता है कश्मीर का सौदा कर दिया। मोदी का यार का नारा बिलावल साहब भी लगाते रहे हैं और खासतौर पर मियां साहब वजीर आजम के हवाले से भी बात करते रहे। इमरान खान साहब, उनके ऊपर दो तीन चीजें आई। हस्बे जायका हर कोई ये बयानात का इस्तेमाल करता है, जो भी पार्टी इख्तिदार में आती है उस पर यह फतवा लगा दिया जाता है, जी हुकूमत में होगा तो इंडिया का यार है या अमेरिका का यार है। ये इस तरह की चीजें होती हैं किसी ना किसी तरह एम्बेरस करने के लिए दूसरी पार्टी को। अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है कि सिर्फ दूसरी पार्टी को एम्बेरस करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? एम्बेरस तो करने के लिए यकीनन किया है, क्योंकि जाहिर है कि वो जो अपोजिशन होती है, चाहे वो इंडिया की अपोजिशन हो, आप राहुल गांधी को देख लें और मोदी को किस तरह तनकीद का निशाना बनाते हैं। इंडिया की अपोजिशन भी ऐसी है। पाकिस्तान की अपोजिशन ने इस दफा जो हरकत की है ना, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है
क्योंकि आपने बाकायदा तौर पर अपने दिफाई इदारों को टारगेट करने की कोशिश की है। अब आप बात करते हैं, आप शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करते हैं, आप बात करते हैं, आप इमरान खान की बात करते हैं, आप बात करते हैं फवाद चौधरी की बात करते हैं, आपका कायद बात करता है लंदन से बैठकर और किसके खिलाफ बात करता है, आपकी फौज के सरबराह के खिलाफ बात करता है, उनका दामाद मज़ार कायद के ऊपर खड़े होकर बात करता है वोट को इज्जत दो। कौन सा वोट को इज्जत दो यार? ये लोग बाहर निकलकर क्या करना चाह रहे हैं आप खुद देख लीजिए ना, कि अगर आपने गवर्नमेंट गिरानी है, अगर आपने गवर्नमेंट का तख्ता उलटना है, तो जाएं और रिजाइन कर दें। आपके पास नंबर्स हैं, जब आप रिजाइन करेंगे तो खुद ब खुद गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। मसला क्या है? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं इस प्रेशर कुकर में, ताकि रेसिपी कुक हो और सामने वाला कंफ्यूज होकर या प्रेशर में आकर आपकी वो तमाम बातें मान जाए जो आप मनवाना चाहते हैं। आप क्या मनवाना चाहते हैं? आप मनवाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं उन केसेस से पीछे हट जाया जाए। आप मनवाना चाहते हैं कि इदारे आपको जो लॉलीपॉप नहीं देना चाह रहे वो दे दें। तो इसके ऊपर अब इदारों को भी सोचना चाहिए कि आपने पिछले 73 साल किस सांप को दूध पिलाया है, किस तरह के सांपों को आप लोगों ने दूध जमील पिलाया है, साहब, किस तरह अब के एक और सांपों को पॉइंट कि आपने हमारी रखवा सियासत के में रखा अब संजीदगी आ क्यों नहीं रही है? हमारी सियासत में आखिर संजीदगी ना आने की वजह क्या है? दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में हुकूमत को पहल कर लेनी चाहिए ऑपोजिशन को एंगेज करने के लिए, डायलॉग की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ? देखें, ये बात तो तय है कि इस सारी सिचुएशन का अल्टीमेट जिम्मेदार हुकूमती जिम्मेदारान ही हैं और इससे हम कतई तौर पर अपनी आंखें नहीं चुरा सकते हैं। मतलब इमरान खान साहब की नीयत बिल्कुल ठीक होगी, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स मैटर, एफर्ट्स नॉट। हमें ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि दो बच्चे अगर किसी इदारे में पढ़ रहे हों और उनमें से एक बच्चा सारा साल मेहनत करता है और वो रिजल्ट में फेल हो जाता है और दूसरा बच्चा सिर्फ 2 दिन मेहनत करता है और रिजल्ट में पास हो जाता है, तो हम पास होने वाले बच्चे की तारीफ ज्यादा करेंगे ना कि उसकी जो ज्यादा मेहनत कर रहा हो। तो खान साहब को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करना होगी। उनके जो कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने इस सारी सिचुएशन को हवा देने में ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। यानी आप कहते हैं नैब आजाद इदारा है और उसके बाद आप खबरें भी दे देते हैं। आप कहते हैं कि शायद खाकान अब्बासी भी कुछ दिन में पकड़े जाने वाले हैं। आप कहते हैं कि मरीम नवाज की गिरफ्तारी 15 जनवरी तक होने वाली है। उसके बाद आपके ही एक मुआवने खुसूसी ये कह देते हैं कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, हो सकता है मरीम नवाज चली जाए। तो मरीम नवाज अगर जाएंगी तो ऐसी तरी जाएंगी, वो भी तो किसी एनआरओ के तहत होगा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर शेयर कर देता हूं, खबर है मेरे पास, और खबर यह है कि विफाकी काबीना में यानी फेडरल कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े लेवल पर उखाड़ पछाड़ होने वाली है अगले 5-6 दिनों में। 3-4 बड़ी वजारतें जिनके हवाले से हमें शुकूक व शुबहात भी हैं और हम कहते हैं कि शायद उनके ऊपर जो विराजमान शख्सियात हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही, उनको हटाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पार्टी के मेंबर्स हैं, जो वोकल हैं, जो 20-22 साल से खान साहब के साथ जिद्दोजहद करते आ रहे हैं, उनको बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। उसमें फवाद चौधरी साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब, लेकिन मैं इस सेगमेंट को यहीं पर जमील साहब वाइंड अप इस बात के साथ कर दूंगा कि हम पिछले 2-2.5 साल से यही देख रहे हैं कि काबीना में काट पचाड़ हो रही है, वजारतें तब्दील हो रही हैं, लेकिन कारकर्दगी हमें नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। और अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है। नून लीग जो इस तरह से बयानियां दे रही है, ये रियासत के मुखालिफ बयानियां है, आप मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ जमील फारूकी साहब ने जो अहम एक खबर दी है कि वफाकी काबीना में आने वाले हफ्ते में काट पचाड़ होने वाली है, तो आइंदा हफ्ते में यह भी पता लग जाएगा कि किसकी वजारत तब्दील होती है। लेकिन सवाल वही है कि ये तमाम तर जो बहरान चल रहे हैं, इनसे निपटेगी कैसे हुकूमत? अवाम की फलाह के लिए क्या करने की जरूरत है? महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बहुत अहम मौजू है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और एक ऐसा मौजू है जिस पर अमूमन बहुत कम बात की जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे माहीगीरी के हवाले से। पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत तवील अरसे से जवाल पजीरी का शिकार है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और बज़ाहिर बड़ी जो वजूहत हैं उनमें यही है कि माहीगीरों के लिए सहूलियात का ना होना है। साथ ही साथ माहीगीरों के हवाले से सिक्योरिटी पॉलिसी का फुकदान, खास तौर पर हालिया दिनों में ही माहीगीरों पर लागू होने वाली डीप सी जो पॉलिसी है उसकी वजह से माहीगीर जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। उस हवाले से उनको शदीद
शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान जो कि तवील साहिली पट्टी का हामिल मुल्क है, वो जापान, चाइना, इंडोनेशिया की तरह सी फूड के एक्सपोर्ट के मामले में खुद कफील होने की बजाय मुश्किलात से दो चार है। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ कोस्टल बलोचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, टूरिज्म को किस तरह से फ़रोग दिया जा सकता है इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर फिशरिंग के हवाले से बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं, किस तरह से इस शोबे को बेहतर किया जा सकता है, ये जो नई पॉलिसीज़ आई हैं इसकी वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर सी फूड की एक्सपोर्ट के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर भी साहिली पट्टी है वहां पर सी फूड की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में होती है, ज़र मुबादला कमाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं फ़वाइद हासिल कर पा रहा है, इस पर बात करेंगे। कामरान इलियास साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी बलोचिस्तान है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कामरान साहब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि माहीगीरों के बड़े मसाइल हैं क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में? देखिए, माहीगीरी तो आपको पता है कि दुनिया में जहाँ भी माहीगीर हैं वो तो अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में माहीगीर एक गरीब तबके में शुमार होता है। और जो मसाइल इनको इस वक्त हैं, अगर आप कोस्टल एरिया का विज़िट करें, चाहे सिंध का चाहे बलूचिस्तान का, मैं दोनों इलाकों की बात करूँगा कि वहाँ के माहीगीरों को तकरीबन सेम मसाइल हैं। उनको ना हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उनके इलाकों में, ना स्कूल है उनके अच्छे, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, सिंध में भी बहुत मसाइल है उनको। और अब जो हमने माहीगीरी पॉलिसियाँ जो हमने शुरू की हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया डीप सी फिशिंग पॉलिसी या इस तरह की चीज़ें, हमारे जो पॉलिसी बनाते हैं वहाँ मसला ये है कि वहाँ माहीगीर नुमाइंदे मौजूद नहीं है। सही। तो कामरान साहब, माहीगीरों के मिसाइल कई अरसे से हैं, खस्ता हाल कश्तियाँ हो, मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स का ना होना है और ख़ास तौर पर इजाज़त से मुंसलिक जो पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। इन पर क्या काम हो रहा है अभी तक? देखिए, हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो इसमें बड़ा फोकस है और उन्होंने जैसे बलूचिस्तान फिशरमैन काफ़ी सोसाइटी इसी दौर में बनी और इसी गवर्नमेंट ने इसको बनाया, हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान की हिदायत पे और उनकी मेहनत से बलूचिस्तान फिशरमैन काफ़ी सोसाइटी बनी। अब ये बलूचिस्तान फिशरमैन काफ़ी सोसाइटी जो है वो बलूचिस्तान के लिए, माहीगीरों के लिए कानून साजी भी कर रही है और जहाँ जहाँ लैप्स है कानून में, जहाँ जहाँ माहीगीरों के मसाइल को उजागर करने में मुश्किलात हैं, उनको ठीक करने के लिए सीएम बलूचिस्तान ने एक सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बलूचिस्तान फिशरमैन काफ़ी सोसाइटी के ही प्लेटफार्म से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं। डीप सी पॉलिसी पे भी कानून साजी के लिए मैंने लेटर भी लिखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखे हैं और मिनिस्टर को भी, फेडरल मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा है कि माहीगीरों के लिए पॉलिसी में तरमीम की जाए, चेंज किया जाए, ख़ास तौर से फ़िशिंग राइट्स जो लोकल माहीगीरों के हैं उनको ज़रा सिक्योर किया जाए, क्योंकि लोकल राइट्स का बड़ा मसला है यहाँ। उन्होंने जिस तरह फॉरेनर्स को हमने सुना है कि फॉरेनर्स को उन्होंने अलाउ किया है, तो उस पर हमारे एतराज़ात हैं कि फ़ॉरेनर्स को हम कैचिंग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िश कैचिंग जो है वो लोकल माहीगीरों का हक़ है, उनका राइट है, उनको मिलना चाहिए। फॉरेनर्स अगर आके यहाँ कैचिंग करेंगे और फिर वो कैच भी वो करेंगे, उसको लेके भी वो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लोकल्स को क्या मिलेगा? जो बलूचिस्तान का एक गरीब माहीगीर है उसको उसमें क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट उसके लिए क्यों नहीं सोच रही है? इस पे हम बात कर रहे हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मेरी इस पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप इस पे बात करें। और फेडरल गवर्नमेंट से भी हम बात कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा रास्ता निकालें जो लोकल माहीगीर, जो मकामी फ़िशरमैन है, जो मकामी माहीगीर है, उसके लिए कोई बेहतरी और उसके लिए कोई रास्ता निकल सके। तो डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो मुतारिफ करवाई गई थी उसने कितना असर डाला है माहीगीरों की ज़िंदगी पर, कारोबार पर? देखिए, इस वक्त जो डीप सी फिशिंग पॉलिसी इन्होंने बनाई है, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक इन्होंने ना मीडिया पे सही उसको क्लियर किया है, ना हमें अभी तक उन्होंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, वो हमें भेजें, हमें बताएं। हमें तो इधर उधर से लोगों से पता चल रहा है। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि कुछ चीज़ें इस तरह छुपाई जाती हैं जैसे कोई चोरी की जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। उनको खुल के हमसे बात करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। हमें उन्होंने शुरू में जब एक कमेटी बनी थी, उसमें मैं ख़ुद भी उस कमेटी का मेंबर था बलूचिस्तान की तरफ से, तो उसमें हमने अपनी तजावज़ात दी थी, सिंध ने भी दी थी, और उसके मिनट्स अभी तक हमें नहीं मिले। मैं ये ऑन एयर मीडिया पे कह रहा हूँ कि उसके मिनट्स मुझे अभी तक नहीं मिले। उस कमेटी को 1 साल हो गया है, कमेटी ने काम कंप्लीट किया है। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो हमें पता चला कि पॉलिसी बन भी गई हैं जिस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं डीप सी पॉलिसी पे।
हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आप फॉरेनर्स को कैचिंग का इख्तियार, क्योंकि चले आप चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना में जो है वो डीप सी फिशिंग अलाउ नहीं है। चाइना में आपको पता होगा कि ट्रॉलिंग अलाउ नहीं है, चाइना ने कैचिंग बंद की हुई है। तो वो चाइना ने कैचिंग बंद की है, वो हमसे ज़्यादा तेज़ है इन चीज़ों में, उनके पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क में अलाउ नहीं किया, और हम अपने मुल्क में उनको भी अलाउ कर रहे हैं और ख़ुद भी हम गैर कानूनी फ़िशिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मैं समझता हूँ अगर इसको कंटिन्यू रखा गया तो अगले 5 साल बाद शायद आपको पाकिस्तान में मछली नहीं मिलेगी, आपके समंदर में मछली का नाम और निशान खत्म हो वजूहात जाएगा। इसके पीछे यही हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की बात की जाए, जापान की बात करें, जहां जहां पर भी साहिली पट्टी मौजूद है, वो तमाम तर ममालिक सी फूड से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सी फूड के एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। क्या इसके पीछे यही वजूहात हैं या कुछ और वजूहात भी हैं? देखिए, सी फूड एक्सपोर्ट का मसला ये कि हमारी जो कैचिंग का जो स्टाइल है ना, मैं अब ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। हमारे जो कैचिंग का स्टाइल है, हम जिस तरह फ़िश कैच करते हैं, हम जिस तरह उसको पकड़ते हैं फिर उसके बाद उसको डंप करते हैं, इसमें यूरोपीय यूनियन ने भी हमारे ऊपर बैन लगाया था, पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया था कि आपका एक तो कैचिंग करने का स्टाइल ठीक नहीं है, और उसके बाद आप उसको डंप करते हैं, उसमें मछली की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और फिर उसके बाद मार्केट जिस तरह हम उसको करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, कराची हार्बर पे हमारे जो हार्बर हैं वहाँ जो जिस तरह हम उनको करते हैं, तो उसकी वजह से इसका रेट काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि एक मछली अगर इंटरनेशनल मार्केट में 2200 रुपये किलो चल रही है, तो हमारे पास वो 400 रुपये किलो में बिकती है, क्योंकि उसका मतलब इतना फ़र्क आ जाता है उसकी मार्केट में। इसकी वजह यह है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो मार्केट का स्टैंडर्ड है लोकल मार्केट का, और हमारा जो कैचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये गवर्नमेंट के साथ साथ ये हमारी अपनी भी जो माहीगीर हैं, जो फिशरी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, ये इनकी भी गलतियां हैं। यहाँ हम खुद भी लैप्स कर रहे हैं, हम खुद भी इसमें गलत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट में वो रसाई नहीं मिल रही, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे वो रेट नहीं है ज़र मुबादला। वही मैंने आपको कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का GDP का 1% जो है फिशरी इंडस्ट्री दे रही है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से और बेहतर अंदाज में करें तो ये 2% पे भी जा सकती है। और अगर हम इससे हट के, जैसे जापान है, चाइना है या इंडोनेशिया है, इस तरह के दूसरे जो भी फिशरीज इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है, वहाँ उस ममालिक में केज फार्मिंग पे, मतलब फ़िश फार्मिंग पे, श्रिम्प फार्मिंग पे बड़ा तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ फार्मिंग का तो नामो निशान ही नहीं है, हम सिर्फ समंदर को ख़त्म करने में लगे हुए। हम जो है वो मछली पैदा करने की तरफ नहीं जा रहे, हम फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे। दुनिया फार्मिंग की तरफ आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह तेज़ी से डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर हम फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। और अगर आप 1950 से लेकर आज तक का अगर आप देखें तो हमारी जो फ़िश की जो नस्लें हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी वजह यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हम पैदा नहीं कर रहे हैं, हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमें मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है फिर? बिल्कुल, हमें मॉडर्न फिशिंग अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और हमारे पास ऐसा नहीं है कि आइडियाज़ नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ भी हैं। मैंने खुद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी प्रपोज़ल दिया था और फेडरल गवर्नमेंट को भी प्रपोज़ल भेजे थे केज फार्मिंग का। मैंने प्रपोज़ल केज फार्मिंग करें, आपके सिंध और बलूचिस्तान के कोस्ट एरिया में आप अगर केज फार्मिंग की तरफ आएँ तो मैं समझता हूँ कि आपका इस वक्त जो आप मछली को पकड़ के जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और अगर केज को आप प्रॉपर करें तो मेरे ख्याल से आपका 40% जो है वो उसका एक्सपोर्ट में फ़र्क आ जाएगा, आपका 40% अप हो जाएगा अगर आप सिर्फ केज की तरफ जाएं। और फिर श्रिम्प फार्मिंग का भी मैंने कहा है, सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे जीवनी है, सोनमियानी है बलूचिस्तान में, यहाँ अगर आप श्रिम्प फार्मिंग की तरफ जाएँ तो श्रिम्प फार्मिंग इस वक्त जो हम श्रिम्प समंदर से जो ले रहे हैं, अगर हम फार्मिंग की तरफ जाएं तो मैं समझता हूं कि उसका 100% आप इक्वल कर सकते हैं फार्मिंग में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप किस लेवल पे आप अपने अगर फार्मिंग की तरफ आएँ तो आप इस इंडस्ट्री को कहाँ ले जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान का जो कोस्ट एरिया है, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, वहाँ वो टूरिज्म के हवाले से भी काफ़ी कंसीडरेबल है, टूरिज्म के हवाले से भी उसको कंसीडर किया जाता है। क्या वो भी इफेक्ट होता है इन तमाम तर सिचुएशन की वजह से? बिल्कुल, टूरिज़म अगर आप दुनिया में कहीं जाते हैं, जैसे आप दुबई जाएं या मलेशिया जाएं, वहाँ के बीचेस देखें, फिर आप अगर बलूचिस्तान में कुंड मलीर आ जाएं, सोनमियानी आ जाएं, गडानी आ जाएं,
आप एस्तोला आइलैंड चले जाए, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा खूबसूरत हमारे बीचेस हैं, हमारे पास ज़्यादा अच्छे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं कुंडमलीर, डाम, सोनमियानी इन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिक्योर भी बहुत है। ऐसा नहीं कि हालात ख़राब हैं, एक आध वाक़या हो जाता है, वो तो दुनिया में हर जगह, तो यूरोप में भी हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिक्योर नहीं है, बहुत सिक्योर है। अगर अब हमने एक टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस भी बुलवाई थी, कुछ दिन पहले हमने कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कराची और पाकिस्तान के बड़े टूर ऑपरेटर ने शिरकत की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि बलूचिस्तान में टूरिज़्म के लिए अगर किया जाए तो अच्छा, इसका फ़ायदा मकामी माहीगीर को डायरेक्ट पहुँचेगा। ज़ाहिर है जब बाहर से कोई बंदा आएगा, वहाँ कोई बिस्किट खरीदेगा, कोई चाय खरीदेगा, गॉट योर पॉइंट। खाना खाएगा। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, और इस शोबे पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ के हवाले से माहीगीरों से भी मुशावरत करना ज़रूरी है कि किन मसाइल का सामने उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।